नमस्कार, मैं हूं आरजू। ग्रैंड न्यूज के इस खास कार्यक्रम आमने सामने में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं शैलेश शिवहरे जी से, जो कि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनकी काफी अच्छी पकड़ रही है। तो आइए आज हम शैलेश शिवहरे जी से चर्चा करते हैं। शैलेश जी, आप ACCL में नौकरी करते थे, फिर अचानक से आपकी राजनीति में आने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं अपने जो ग्रांड चैनल के सभी हमारे दर्शक भाई बहन हैं उन्हें नमस्कार करना चाहूँगा, उनका अभिवादन करना चाहूँगा। देखिए मैडम, मैं ACCL में नौकरी करता था जनरल मजदूर की, किंतु मेरा जो कार्य क्षेत्र था समाज सेवा, धर्म की सेवा एवं सभी लोगों से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। और 2010 में स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसे निर्मित हुई कि पूरा शहर ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर की एक ही आवाज़ थी कि शैलू शिवहरे आप चुनाव लड़े। और मैंने शहर वासियों की मांग पर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें साधन संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, और निश्चित रूप से बिना पद में आए कुछ संभव नहीं था। मैंने भी जनभावना का सम्मान किया और अपने ACCL की नौकरी से त्याग पत्र देकर सक्रिय राजनीति में आया। और मैं बैकुंठपुर की जनता का बहुत ही आभारी हूँ कि जो उन्होंने एक निर्दलीय को अपना नेता चुना, अपना अध्यक्ष चुना। और स्थिति ये थी कि कांग्रेस की पूरे बैकुंठपुर की कैसे वार्ड में जमानत जब्त हो गई और मैं 75% टोटल वोट के मुझे मिले। मैं बैकुंठपुर की जनता का बहुत ऋणी हूँ। क्या मोदी सरकार इस 4 वर्ष के कार्यकाल में जनता के विश्वास पर खरा उतर पाई है? बिल्कुल सही बात, आपने एकदम सही सवाल उठाया है कि जो मोदी जी की सरकार है ये एकदम जो समाज का अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि जो समाज का सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसका विकास हो, और जो हमारा भारत देश है ये विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में स्थापित हो। और आप देखेंगे कि आज पूरे विश्व में मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश के दौरों में जाते थे, किंतु हम सभी भारतवासी थोड़ा सा मन में एक संकोच रहता था और हम अपने मुखिया के प्रति उतनी जवाबदेही। किंतु अब जब मोदी विदेशों में जाते हैं तो आप देखेंगे पूरा विदेश, चाहे जिस देश में भी जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। अभी उन्होंने बीच में अमेरिका की सदन में अपना भाषण दिया था, पूरा सदन कम से कम 15 से 20 बार उठ के उनके सम्मान में तालियां बजाया। और जो मोदी सरकार की विकास की आप बात करें तो सबसे बड़ी चीज देखिए, अगर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती, जिस प्रकार की कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा की, इस देश को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर तोड़ने का जो उन्होंने काम किया, क्योंकि मोदी जी ने इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नोटबंदी जैसा सख्त कानून उठाया, पूरे देश में टैक्स एक रूपता हो, टैक्स में समानता हो, उन्होंने GST लागू की। और आज देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक बहुत बड़ा अभियान। स्वच्छता, पूरे हिंदुस्तान में संपन्न लोगों घर में शौचालय हुआ करते थे, किंतु मोदी जी ने एक नारा दिया, क्योंकि सभी बीमारी का जड़ होता है स्वच्छता, कि सभी घरों में सबसे पहले शौचालय। और आज पूरे देश में देखिए शौचालयों का निर्माण चालू हुआ। हमारे देश में स्मार्ट सिटी, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी 2 शहर शामिल हुए। हमें खुशी है कि हमारे छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर आज स्वच्छता के मामले में पूरे भारत में पहला स्थान उसे मिला। बाहर के लोग उसे अंबिकापुर को देखने आते हैं। यहाँ महिलाओं के द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और उज्ज्वला योजना, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। हमारा मैं छोटा सा छत्तीसगढ़ का उदाहरण देता हूँ। 2003 में यहाँ पर मात्र 3 करोड़ लोगों के घर में गैस के सिलेंडर थे। हमारी बहनें और माताएं लकड़ी से खाना बनाती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। उनको आँख की समस्या, गैस की समस्या, सांस एवं दमे की समस्या हो जाती थी, किंतु मोदी जी ने उन बहनाओं के दर्द को जाना
और मात्र 200 रुपये, वो भी 200 रुपये उनको बाद में वापस हो जाते हैं, 200 रुपये की लागत पे निःशुल्क गैस सिलेंडर। पूरे हिंदुस्तान में एक उन्होंने प्रधानमंत्री ये सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री जी सौभाग्य योजना लागू की है। जो गरीबी रेखा में जिनका नाम है, उनके घर में किसी प्रकार का उनको बिजली का वो नहीं देना, क्या बोलते हैं, बिजली लगवाई, चाहे वो वनांचल के गांव हो चाहे दूर दराज के गांव हो, एकदम कम पैसे में उनके घर में। ये 2018 चल रहा है, 2018 में पूरे हिंदुस्तान में, और जो सक्षम लोग हैं जिनका नाम गरीबी रेखा में नहीं है, उन्हें मात्र 500 रुपये में बिजली कनेक्शन, और वो भी 500 रुपये 10 किस्तों में, लाइट लगने के बाद मात्र 50-50 रुपये। तो पूरे शहर देखिए, पूरे देश में हाईवे बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, और तो और भारत का सम्मान इस पूरे विश्व में उठा। और मोदी जी ने जो पाकिस्तान की नापाक हरकत थी और हमारे देश की सेना पाकिस्तान पे घुस के और जो सर्जिकल स्ट्राइक की, तो एक बहुत बड़ा कारण है। आज किसानों को देखिए 0% ब्याज पे उनको लोन मिल रहा है। सबसे जो बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक जो अनाज का समर्थन मूल्य, क्योंकि मोदी जी का एक योजना है कि 2022 तक हम सभी किसानों की जो लागत मूल्य है उसको उससे दुगना लाभ दिया जाए। 200 रुपये प्रति कुंटल धान का उन्होंने बढ़ाया, और बहुत सारे अनाजों में, ताकि किसान को आज खाद बीज की कहीं समस्या नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अब हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उद्यमी थे, उन्हें बिना किसी उसके गारंटी के 10 लाख रुपए तक का ऋण, ताकि वो अपना खुद का व्यवसाय कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में स्किल इंडिया के तहत लोगों को जोड़ा जा रहा है, ताकि अपना वो हुनर जो उनके पास है, हम 80% जो हमारी आबादी है गांव में रहने वाली है। हिंदुस्तान पूरा युवाओं का देश है, और पूरे युवाओं को देखिए, नौकरी कोई भी सरकार सभी को नहीं दे सकती है, तो खुद का व्यवसाय करें। उसके लिए हमारे लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट करते हुए उनके जीवन को आगे बढ़ाया जा रहा। और आज पूरे देश में चारों तरफ लोगों में एक देश प्रेम की भावना जग रही, और मुझे तो लगता है कि आने वाला 2019 भी इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में फिर विश्वास व्यक्त करेगी, और हमारा देश विश्व गुरु निश्चित बनेगा। शैलेश जी, राज्य सरकार के कार्यों को आप किस ढंग से देखते हैं? हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य है, 2003 के पूर्व इसकी जो स्थिति थी, हमारे प्रदेश में लोग पलायन करते थे, दूसरे प्रदेशों में जाते थे अपना काम और रोजगार करने। हमारे प्रदेश में भूखमरी होती थी, हमारे बच्चे कुपोषण से उनकी मौतें होती थी। किंतु जब 2003 में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, और जब ये सरकार आई तो इन्होंने एक आकलन किया कि समाज के जो अंतिम पंक्ति में आज की तारीख में 60 लाख से ऊपर परिवार, जिनको 1 रुपए किलो की दर से चावल प्रदान किया जा रहा है, ताकि कोई भी हमारा गरीब वनवासी हो, खेती किसान का मजदूर हो, और उसे अपने काम के लिए गांव से बाहर ना जाना पड़े, तो सभी गांव में रोजगार गारंटी के माध्यम से रोजगार। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने तो देखिए, बच्चा पैदा होने से लेकर आदमी के अंतिम यात्रा तक, बच्चा पैदा होता है, अस्पताल में आप उसे लेकर जाए तो गर्भवती माताओं को प्रोत्साहन राशि मिलती है, एवं जो परिचारिका उसको लेके जाती है उसे, ताकि सुरक्षित प्रसव हो सके। और माँ बेटा दोनों का जीवन, उसका आंगन देखिए, पोषण आहार चालू हो जाता है, बच्चों को दूध भी दिया जाता है। माँ एवं बेटा दोनों को आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चा बड़ा होता है, उसे आंगनबाड़ी में, स्कूल में निःशुल्क पोषण आहार, उसके मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, कापी किताब की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था। हमारी बेटियां जो पहले नहीं पढ़ पाती थी साधन के अभाव में, आज हमारी बेटियों को सरस्वती कन्या योजना के माध्यम से साइकिलें वितरित की जा रही हैं। और आज छत्तीसगढ़ पूरे देश का सिरमौर है, और जो हमारी बेटियों की जनसंख्या है, बेटियों का जो स्कूल में पढ़ने का वो है, हमारी बेटियां घर का पूरा काम करने के बाद भी आज पढ़ाई के क्षेत्र में
हमारे बेटों से आगे हैं, और इसका श्रेय मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को दूंगा। कर लो दुनिया मुट्ठी में इस योजना के तहत, जो इसका योजना है, हमारे कॉलेज के बच्चों को लैपटॉप, और अभी उन्होंने रमन सिंह जी ने घोषणा की है कि हमारा चाहे गांव का बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे गांव के जो परिवार हैं, शासन की बहुत सारी योजनाएं जो उनको पता नहीं चलती हैं, उन योजनाओं को उनको जानकारी हो, पता चले, तो सभी लोगों को मोबाइल फोन की सौगात देने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी वो मोबाइल फोन बंटने लगेंगे। हमारी जो गरीब बेटियां हैं उनके शादी का, हमारे यहाँ तो यह है कि अंतिम यात्रा जो होती है उसके अंतिम समय में भी उसको परिवार सहायता के तहत अगर गरीबी रेखा में उसका नाम है तो 20,000 रुपये एवं 2,000 रुपये दाह संस्कार के लिए दिया जाता है। तो रमन सिंह जी तो गाय गरीब, देखिए उन्होंने एक आदिवासी वनवासी का दुख दर्द समझा, और जो हमारा तेंदुपत्ता तोड़ने जाता था वनवासी, उससे उसके पैर में कांटा ना चुभे, उसके लिए चरण पादुका। पहले जो तेंदुपत्ता बोनस था जो उसकी खरीदी की दर है 2003 में, उसकी अपेक्षा 20 गुना ऊपर ज्यादा उसका रेट बढ़ गया। जब छत्तीसगढ़ 2003 की स्थिति देखेंगे आप, तो यहाँ पर मात्र 2 मेडिकल कॉलेज थे। देखिए आज हम खुद रोते हैं, हमारा जिला मुख्यालय है, डॉक्टरों की कमी है, और निश्चित रूप से जो पूर्व की सरकारें हैं, भाई यहाँ बाहर का लड़का तो डॉक्टर बन के आएगा नहीं, और हमारे यहाँ का देखिए वनांचल क्षेत्र, अगर किसी की पोस्टिंग भी हो जाती है तो नौकरी छोड़ के चल जाता है। आज 6 मेडिकल कॉलेज हैं, और धीरे धीरे भी अस्पतालों में देखिए डॉक्टरों की कमी पूरी की जा रही है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं 0 से 15 साल, मुख्यमंत्री जी ने एक बाल हृदय सुरक्षा योजना के नाम से योजना चलाई, कि उस बच्चे के हृदय में, वाल में कोई भी खराबी हो, उसके इलाज में कितना भी पैसा लगे। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं, और पूरे प्रदेश का चहुमुखी 100 किसानों के लिए मैं बताऊं कि मात्र 0% ब्याज पे उन्हें लोन दिया जा रहा है। एक सौर सुजला योजना है कि बहुत सारे किसान पानी के अभाव में अपनी खेती किसानी ठीक से नहीं कर पाते थे, किंतु 4.5 लाख का हमारा जो सौर सुजला का पंप है, सौर ऊर्जा का, और मात्र किसानों को 20,000 रुपये, आदिवासी भाई हैं उनको और छूट है, हरिजन भाई उनको, और समान लोगों को 20,000 में दिया जा रहा। तो प्रदेश का निश्चित रूप से चौमुखी विकास हो रहा। शैलेश जी, क्या राज्य में चौथी बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी? कैसे? जो हमारी सरकार की काम है और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, आज पूरे प्रदेश में देख लीजिए और पूरे देश में देख लीजिए, हिंदुस्तान में जितने जगह भी राज्यों को चुनाव हुए हैं, चाहे वो गुजरात हो, ठीक है, हिमाचल हो, गोवा हो, मणिपुर हो, असम हो, जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुमत से, पूर्ण बहुमत से अपनी सरकारें बना रही। गुजरात में तो हमारी चौथी बार सरकार बनी लगातार, छत्तीसगढ़ में 3 बार है, और अगली पारी फिर भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार भी, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अमित शाह जी, इस बार उन्होंने एक नारा दिया कि हम छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में 65+ पे विजय होंगे, और उस 65+ हेतु भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी लोग, हम लोग एक एक पोलिंग पर जाकर गांव के लोगों को जोड़कर, शहर के युवाओं को जोड़कर उन्हें शासन की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। और निश्चित रूप से चौथी बार फिर रमन सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की बहुत ही अच्छी सरकार बनेगी, और इस प्रदेश का और चौमुखी। आज हमारे प्रदेश में IIT कॉलेज खुल गए, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आपके कृषि महाविद्यालय खुल गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गए, छत्तीसगढ़ के 2700 जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज, हमारे बच्चों का जो स्किल है, उनके हाथ में जो कला है, हुनर है, उसका विकास किया जा रहा, ताकि लोग अपना रोजगार कर सके, और जो हमारे पढ़ाई के बच्चे हैं वो भी अपने जीवन में इस प्रदेश और इस देश का नाम बढ़ा सके। तो रमन सिंह जी तो सभी बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक, गरीब से लेकर सबके लिए काम कर रहे हैं। सरकार अगले बार निश्चित रूप से बनेगी, और बहुत ज्यादा बहुमत के साथ बनेगी। कैसा रहा श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े जी का कार्यकाल?
श्रम मंत्री जी का कार्यकाल जो हमारे माननीय रजवाड़े जी, देखो हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी उनके कार्यकर्ता हैं और हम लोगों को जो आज समाज के क्षेत्र में हम लोग जो सेवा का कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं से प्रेरणा उनके द्वारा ही हम लोगों को मिलती है। मुझे लगता है, और जो बाहर के लोग, जो हमारे रिश्तेदार मेहमान आते हैं, बाहर से कोई भी आदमी बैकुंठपुर आता है, आज वो भैया लाल जी से मिलता है तो उसे लगता ही नहीं कि आदमी कैबिनेट मंत्री है। किसी भी वक्त कोई भी आदमी उनसे मिल सकता है, उनसे अपनी बात रख सकता है। उनसे मिलने के लिए किसी को किसी नेता पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। 94 252 55 174 कोई भी आदमी लगाता है। और मेरे को लगता है कि बैकुंठपुर के 90% जनता के पास, या 36 बैकुंठपुर की बात छोड़िए, सरगुजा संभाग में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास भैया लाल जी का नंबर नहीं हो। और आप 2 बजे रात में लगा तुरंत फोन उठाते। अभी आपको एक किस्सा बताऊं मैं। एक हमारी आमापाड़ा की बहन थी और उसे डिलीवरी होना थी, इसे बैकुंठपुर जिला अस्पताल में। रात को 2 बजे का समय था। डॉक्टर ने उसे अंबिकापुर रेफर किया। उस महिला का पति रात को 2 बजे माननीय भैया लाल जी को फोन लगाता है और आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि उनके ड्राइवर गनमैन सभी चल दिए थे, तो अपने गनमैन के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के 2 बजे रात को जिला अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टरों से निवेदन करते हैं कि आप इनका यहीं पर सभी डॉक्टरों को इकट्ठा करते हैं। सुबह 7 बजे उस बहन का हमारा डिलीवरी हुआ। तो ऐसे हमारे भैया, आप इनका रायपुर का बंगला देखेंगे, उनके बंगले में पूरे छत्तीसगढ़, हमारे सरगुजा संभाग के विभिन्न जगहों से, कस्बों से, गांव से, जनपदों से लोग जाते हैं, स्टेशन में उतरते साथ वो फोन करते हैं। माननीय भैया लाल रजवाड़े के द्वारा 2 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र का कोई भी आदमी स्टेशन में उतरता है, मंत्री जी को फोन करता है या नहीं भी फोन करेगा, स्टेशन में 2 गाड़ियां भैया लाल जी की लगी रहती है। उन गाड़ियों में मरीज बैठकर भैया लाल जी के बंगले में जाते हैं, नहाना धोना। उसके बाद भैया लाल जी के जो आदमी वहाँ पर, जो उनका स्टाफ है, उन मरीजों को लेकर संबंधित अस्पतालों में जाता है और उसका पूरा इलाज कराता है। माननीय मंत्री जी के बंगले में किसी भी समय आप कोई भी जाके देख सकता है। कभी वो कांग्रेस भाजपा नहीं करते और कांग्रेस के लोग भी इस चीज को मानते हैं कि सैकड़ों मरीज उनके बंगले में रहते हैं। वहाँ मैडम रहने का, खाने की, सभी की व्यवस्था होती है। और जो आदमी अपने परिजनों का इलाज नहीं करा पाता है, उसके इलाज के पैसा मंत्री जी खुद पैसा देते हैं। मंत्री जी मुख्यमंत्री सहायता दिलवाते हैं। अभी एक प्रकरण बताऊं मैं। एक हमारे बैकुंठपुर के बगल में एक पंचायत है, रामपुर करके। वहाँ का एक हमारा साहू बच्चा था जिसका कि लीवर खराब था। माननीय मुख्यमंत्री जी के बैकुंठपुर आगमन पे उनसे मिला। मुख्यमंत्री जी ने भैया लाल को जिम्मेदारी दी कि भैया लाल जी आप इसका देख रेख करें। और आपको विश्वास नहीं होगा, भैया लाल जी ने उस बच्चे को बैकुंठपुर से लेके दिल्ली गए। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल पे उन्होंने उस बच्चे का और अपना एक किराए का मकान लिए, एक अपना वहां पर स्टाफ को उनके देख रेख के लिए छोड़े। जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं नड्डा जी, उन्होंने निवेदन करके उस बच्चे के इलाज का 10 से 15 लाख रुपए का स्वीकृति दिलाई। किंतु बाद में डॉक्टरों ने कहा कि मंत्री जी हम इसका इलाज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गरीब घर का लड़का है और इसके बाद इसके ऑपरेशन के बाद कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे, जो 2-3 साल रुपए गोली दवाई में लगेगा, तो इसका बॉन्ड कौन भरेगा। और इतने सरल हमारे मंत्री जी, तो उन्होंने खुद भैया लाल रजवाड़े ने उस बॉन्ड को भरा और उस बच्चे की पूरे खर्चे की जिम्मेदारी। हमारे क्षेत्र का एक कुशवाहा लड़का है, उसे अपने बंगले में रखकर उन्होंने पढ़ाया लिखाया। जो लड़का MBBS डॉक्टर है। कितने लड़के वहाँ 4 या 5 लड़के वहाँ पर इंजीनियरिंग की शिक्षा लेते हैं। उनका रहना खाना सब निःशुल्क रहता है। उस लड़के को MBBS, कुशवाहा लड़के को MBBS की पढ़ाई वो करवाए 2-3-5 साल के लिए। तो भैया लाल जी का अगर किसी के यहाँ छठी हो, बरहो हो, शादी ब्याह हो, और बेटियों की शादी का तो ऐसा रहता है, उनके पास कार्ड हो तो अब कोई बता दिया मंत्री जी वहाँ शादी है तो मंत्री जी चल देते। इतना सरल हैं।
और हम लोग तो खुद उनसे नाराज हो जाते हैं कभी कभी कि भैया क्या आप सबका काम करते हैं, जो आता है ये भी नहीं बोलते, कौन कांग्रेस का कौन भाजपा का। तो बोलते हैं मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। मैं विधायक पूरे क्षेत्र का हूँ, मंत्री पूरे क्षेत्र का हूँ, और आज खेल मंत्री हैं। आप देखिए पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में खेल में इतना विकास हो रहा, इतना डेवलपमेंट हो रहा। आज हमारे रायपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट होने लगे, इंटरनेशनल अभी हॉकी हुआ। तो श्रम मंत्री जी की, और अभी जो श्रम विभाग की योजना है, जिनका श्रम विभाग में पंजीयन है, उनको अगर आकस्मिक मौत हो जाती है तो तत्काल 1 लाख रुपए। श्रम विभाग में जो पंजीयन है, जो मजदूरों को, उनकी बेटी बेटियों को पढ़ाई के लिए, हाई एजुकेशन के लिए जितना भी पैसा लगेगा पूरा श्रम विभाग द्वारा मिल रहा। श्रम विभाग में जितने का रजिस्ट्रेशन है उनको साइकिल और पूरे मशीन का किट, सिलाई मशीन और गैस सिलेंडर सभी को दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मंत्री जी का कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम है, और आने वाले समय में भी भैया लाल जी को इस बैकुंठपुर की जनता फिर अपना आशीर्वाद देगी, ऐसी भी कामना है। शैलेश जी, जैसा कि आप पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, उस लिहाज से वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष का कार्यकाल कैसा है? क्या जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पा रही है वर्तमान परिषद? इस सवाल का जवाब तो देखिए इस क्षेत्र की नगरपालिका की जनता ही अच्छे से दे सकती है, पर आपने मेरे सवाल किया है। देखिए मैडम, मैं अगर तुलनात्मक करूं तो जब मैं अध्यक्ष बना था और मेरे अध्यक्ष बनने के शपथ ग्रहण के दिन से ही यानी हमारे जितने पार्षद थे, 2-3 पार्षदों को छोड़ दिया जाए, वही मेरे साथ थे। बाकी पूरे पार्षद मेरी सभी बैठकों का बहिष्कार, सूचना का अधिकार, और ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीतता था कि मेरे खिलाफ चौक चौराहों पे धरना प्रदर्शन। यानी पूरा 5 साल मैडम मैं खाली सूचना का अधिकार और धरना प्रदर्शन से लोगों को जवाब देते हुए, और अभी वर्तमान अध्यक्ष जी का, क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हूं, मैं भुक्तभोगी हूं, क्योंकि अब पब्लिक, इस शहर की जनता ने जिस पे विश्वास किया है, तो क्षेत्र की जनता को भी उस पर ऊपर विश्वास करना चाहिए कि वो काम करेगा। 5 साल का कार्यकाल होता है, और माननीय अध्यक्ष जी का ये 2.5 साल 2.5 साल का कार्यकाल बीत गया। मेरे समय में अध्यक्ष का कोई निधि नहीं था। वर्तमान समय में अध्यक्ष जी का 25 लाख रुपए का खुद का निधि है। पहले हमारे यहाँ जो डीएमए फंड एक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जो कि पहले नहीं था किंतु अभी वर्तमान में फंड है, उसके माध्यम से भी प्रतिवर्ष हमारी बैकुंठपुर नगर पालिका को 8 से 10 करोड़ रुपए प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद भी आप देख लीजिए, शहर में कहीं पर सफाई की व्यवस्था, कहीं पर कर्मचारियों की समस्या, और किसी वार्ड में भी आप चल रहे, एक भी व्यक्ति अगर उनसे संतुष्ट हो। इसके बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद, उनके विरोधी होने के बावजूद भी शहर विकास में हम लोगों ने बराबर साथ दिया, और 2.5 वर्ष से ज्यादा कार्यकाल बीत गया। आज तक उनके खिलाफ हम लोगों ने कोई भी धरना प्रदर्शन इसलिए नहीं किया कि चलो भाई आप काम करें, शहर विकास में पूरा शहर साथ था। देखिए मेरे समय की बात बताऊं मैं, तो हम लोग कम साधन संसाधन के बाद भी कोई भी आदमी अगर फोन करता था, किसी घर में छठी है, बरहो है, कथा है, शादी है, ब्याह है, वो फोन करता था, आधे घंटे के अंदर 1 घंटा के अंदर उसके यहाँ पानी पहुंच जाता था। यहाँ तक कि हम लोगों ने पूरी रात, हमारे जो स्टाफ थे, हमारे भाई थे, कर्मचारी ने उनको अपना परिवार ही मानता था, और वो भी बेचारे मेरे चलते कम साधन संसाधन के बाद भी 24 घंटे मेहनत करते थे। हम लोगों ने बेटियों की शादी, भाइयों की शादी में रात में भी दमकल के माध्यम से उन टैंकरों को भरवाया, क्योंकि साधन कम था, टैंकरें कम थे। कहीं पर अगर शहर में किसी की मैडम गमी हो जाती थी, किसी की मौत हो जाती थी, तो उस दुखी जो जिसके घर में होता था, उसके घर मैडम हमको पार्षद हमारा बताता था, तो सबसे पहले तो हम उसके घर में टैंकर भेजते थे। और मुक्ति धाम में हमने लकड़ी का प्रबंध किया था। मुक्ति धाम में निःशुल्क लकड़ियों की व्यवस्था, अगर वो गांव देहात का आदमी है तो हम अपने पिकअप से उसके गांव में, क्योंकि मैं देखिए हमेशा इन धार्मिक सामाजिक कार्यों से जुड़ा हूं,
और मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जिसके घर में दुख पड़ता है तो आदमी अपना दुख देखे, अपने लोगों को देखे कि वो लकड़ी की व्यवस्था करे। हमारे यहाँ ब्लड डिपो दूर है 5 किलोमीटर पे, और वहाँ बहुत मोटी मोटी लकड़ियाँ रहती हैं, तो आदमी वो लकड़ी को लेगा, फाड़ेगा, तो पता चला उसका कार्यक्रम दूसरे दिन होता है। और मेरे समय में मैंने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में लकड़ियों की व्यवस्था ने और एक परिवार सहायता की राशि, आज क्या स्थिति है आप शहरवासियों से पता कर सकते हैं, 2000 रुपये तो अपन उसी दिन तत्काल, मेरे सभी पार्षदों का मेरा निवेदन था कि जिसके वार्ड में भी किसी की मृत्यु होती है आप तत्काल 2000 रुपये दे दें, और वो 2000 रुपये मैं उन्हें दे देता था। और 20 दिनों के अंदर अपन कोशिश करते थे कि 13 दिन के पहले परिवार सहायता की जो 20,000 की और राशि होती है गरीब लोगों की, वो भी हम लोगों उनके घर में जाके पूरे बैकुंठपुर मैंने, मेरे पार्षदों ने सभी के घर में जाकर परिवार सहायता की राशि पहुंचाई। और पानी और लकड़ी की इन 5 वर्षों में इस शहर का चाहे मेरा विरोधी भी रहा हो, कभी किसी ने शिकायत नहीं की, और मैं अपने कार्यकाल से बहुत ही संतुष्ट हूँ। और एक जो बैकुंठपुर का जो हृदय स्थल जिसको कहा जाए, एक राम मंदिर का तालाब है, जहाँ पर पूरे शहर की हमारे बहनें, महिलाएं, भाई दुर्गा पूजा, गणेश पूजा का विसर्जन हो, छठ पूजा हो, सब वही करते थे। किंतु उस तालाब में पूरे बैकुंठपुर शहर की गंदगी उसी तालाब में रहती थी, और इसके बाद भी लोग उसमें पूजा पाठ, धार्मिक भजन करते थे। मैंने बहुत प्रयास से, मेहनत से उस तालाब पे एक नाले का निर्माण करवाया कि बैकुंठपुर शहर का पूरा गंदा पानी राम मंदिर तालाब में मत गिरे, जैन मंदिर तालाब में मत गिरे, और पूरे शहर के बाहर। इसी प्रकार से ACCL में हम लोगों ने नाला बनवाया ताकि पूरा पानी किसी घर में न जाए। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि आप बोलेंगे तो उपलब्धि तो मेरी, देखिए मैं छोटा आदमी हूँ, छोटी बात करता हूँ, लकड़ी पानी जिससे मैं खुद संतुष्ट हूँ। इस शहर के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक पार्क की आवश्यकता थी, और जो पार्क हमारे पूर्व बना था किंतु वो रास्ता नहीं होने के चलते और डेवलप भी नहीं हुआ था, खाली वहाँ पर बाउंड्री थी, पाथवे बने हुए थे। हमने शहर वासियों के सहयोग से, मदद से रास्ते का निर्माण करवाया, क्योंकि मुक्ति धाम के एकदम बगल में लोग सोचते थे कि इस मुक्ति धाम में कौन पार्क में आएगा। और मुझे खुशी है कि आज पूरा शहर, जब मुक्ति धाम में नाम से ही थोड़ा सा शमशान मतलब डर लगता है कि शमशान के बगल में पार्क में कौन आएगा, मैंने उस पार्क का विस्तार किया, पेड़ पौधे लगवाए, और उस पार्क में मुक्ति धाम में भोलेनाथ का बहुत सुंदर प्रतिमा का निर्माण हुआ, ताकि लोगों के मन में एक डर भय खत्म हो। और आप देखिएगा सुबह भोर में भी हमारे शहर के युवा है, भाई बहन है, घूमने जाते हैं स्वास्थ्य के लिए, शाम को भी बच्चे हमारे, और दिन भर पार्क हमारा गुलजार रहता है, हरा भरा रहता है। तो बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ अपने कार्यकाल से। शैलेश जी, जिले में कांग्रेस की भूमिका कैसी है? क्योंकि ये बिना सत्ता के रह नहीं सकते, और माननीय मंत्री जी के देखिए 5 सालों में कहीं पर भी कांग्रेस बैकुंठपुर में तो मुझे नहीं लग सकता कि कोई विरोध प्रदर्शन, कोई धरना प्रदर्शन या कोई बहुत बड़ा आंदोलन भाजपा सरकार के खिलाफ या हमारे मंत्री जी के खिलाफ। वो भले शहर में कुछ बोलेंगे, पेपर में कुछ बोलेंगे, और फिर तुरंत जाके 1 घंटे बाद तो कांग्रेस तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो सब जाके मंत्री जी से अपना काम करवाते हैं, और मंत्री जी से ही अपना दुख सुख करते। तो मंत्री जी भी एकदम विशाल हृदय के हैं, वो कभी भाजपा कांग्रेस में भेद नहीं करते। उनके पास जो आया भोलेनाथ है, सबकी मदद करते हैं। वर्तमान में भाजपा जिला संगठन का कार्यकाल कैसा है? देखिए वर्तमान में जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जिले का संगठन है बहुत ही मजबूत है, क्योंकि माननीय किरण भैया जी हमारे जिले का अध्यक्ष है, और इनको संगठन चलाने का बहुत ही अनुभव है। आज बैकुंठपुर या पूरे कोरिया जिले की बात करूं तो ऐसा कोई भी हमारा मतदान केंद्र नहीं है जहां पर हमारे युवाओं की टीम, बहनों की टीम
सभी टीमें बनी हुई हैं और शासन की योजनाओं को वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को उसकी जानकारी दे रहे हैं और लोगों को लाभ दिला रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ये संगठन के दम पे चलता है, यहाँ शासक का जोर नहीं चलता। जो मंत्री है ठीक है, मंत्री अपने जगह में है, मगर हमारा संगठन ही सर्वोपरि है। और कोरिया जिले का संगठन मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा, यहाँ जितने भी आयोजन हुए ऊपर के निर्देश पे सभी आयोजन बहुत ही गरिमापूर्ण और बहुत ही सफल हुए। और कोरिया जिले की सबसे बड़ी विशेषता जो है कि बाकी जिलों में तो थोड़ा बहुत 19-20 मनमुटाव चलता है, मगर कोरिया जिले में सत्ता और संगठन, हमारे तीनों विधायक और पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन सब एक हैं और आने वाली चुनौती को निपटने पे तैयार है। क्योंकि अगले बार जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह जी की सरकार बनी थी, तो उसमें कोरिया जिले का बहुत बड़ा योगदान था कि कोरिया जिले में भारतीय जनता पार्टी को रमन सिंह जी को 3 की 3 सीट दी थी। मुझे खुशी है कि चौर वाले बाबा का नाम भी इस बैकुंठपुर से ही उन्हें दिया गया था और उस नाम देने में मेरा भी, क्योंकि नाम माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने ही दिया था। और मुख्यमंत्री जी जब भी जहाँ मिलते हैं तो ये बोलते हैं कि अरे सैलू मेरे को पूरे हिंदुस्तान में चौर वाले बाबा के नाम से मशहूर किया। तो आने वाला समय भी मुख्यमंत्री जी का विशेष कृपा है हमारे जिले के ऊपर और आने वाले समय में भी कोरिया जिले की तीनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी, ये मेरा मानना है। शैलेश जी, आपका अगला लक्ष्य क्या है? क्या आप विधानसभा के लिए दावेदारी कर रहे हैं? देखिए मैडम, राजनीति में जो भी व्यक्ति रहता है निश्चित रूप से उसके मन में ये तो रहता है। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता जीवन भर के लिए कार्यकर्ता नहीं रहना चाहता, सबके मन में रहता, मगर मैं अपने आप को उस योग तो नहीं पाता हूँ। और फिर भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन, हमारे यहाँ संगठन ही सर्वोपरि है। और अगर संगठन को लगता है कि शैलेश उस योग हैं, क्योंकि मुझसे भी योग लोग हैं, हमारे विधायक जी का ही कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, पर इसके बाद भी अगर संगठन को किन्हीं कारणों से लगता है तो संगठन का आदेश को मानने के लिए मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की जो जनता है वो मेरे साथ क्या है, मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि सभी को मैं अपना परिवार, अपना दोस्त, दुख सुख का साथी, भाई परिवार मानता हूँ। शैलेश जी, मेरा अंत में आपसे सवाल है, क्या कारण है कि शैलू जी के पास कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है? देखिए, वही बताना मैडम, जितने भी शहर के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे युवा साथी हैं, एक बात का तो मुझे निश्चित खुशी होता है कि जब लोग बोलते हैं कि शहर में कोई भी धार्मिक आयोजन हो, चाहे कोई भी खेल गतिविधि, किसी प्रकार का आयोजन होता है, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरा उसमें थोड़ा मोड़ा सहयोग गया, क्योंकि मैं उन सबके साथ आज 20 वर्षों से, और जो कार्यकर्ता नहीं, मेरे वो भाई हैं, मेरे परिवार हैं, मेरे अपने अंग हैं, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, मेरे सुख दुख में खड़े रहते हैं। और एक चीज के लिए मुझे लोग अब सब भी बोलते हैं पीठ पीछे कि चलो भैया, देखिए जो होने लायक रहता उसको बोलते हैं होगा, और जो नहीं होने लायक रहता, देखिए मैडम, मैं झूठ की राजनीति कभी नहीं किया। और इसी के चलते जो मेरे पास जितने लोग हैं, आज शहर में कहीं भी कुछ हो जाता, देखिए हमारे द्वारा एक देवराह समिति का प्रेमाबाग में गठन किया गया है, जिसके द्वारा गौवंशों का संरक्षण, एक हमारे अनुराग भाई अन्नू दुबे हैं गौरक्षा समिति के। इस शहर में कहीं पर भी गाय को एक्सीडेंट होता है, घटना दुर्घटना होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी, उनके साथ एक टीम है, उनके द्वारा की जाती है। हमारे और सारे भाई हैं, हमारे अंग हैं, जुड़े हुए लोग हैं संस्था के। आज तक हजारों लोगों को उन्होंने रक्तदान किया, किसी भी गरीब को कुछ भी दुख सुख पड़ा, खून की आवश्यकता पड़ी, किसी भी हमारे बहन बेटी को शादी में अगर उसका परिवार सक्षम नहीं है,
हम लोगों ने अभी प्रेमाबाग में बुजुर्गों की सेवा करने का भी संकल्प लिया है। कोई लावारिस लाश है, उसके भी अंतिम संस्कार के लिए हम सभी, हमारे बस स्टैंड बहुत सारे हमारे भाई हैं, कोई भी किसी का काम हो अपन बस स्टैंड भाई लोगों को बोल देते भैया ये काम, तो सभी लोग जुड़े हुए हैं। और शहर बता जैसे धार्मिक आयोजन है। अभी देखिए साल भर हम लोग कम से कम 2 भागवत, 1 यज्ञ, फिर जगन्नाथ जी का अभी जुलाई में रथ यात्रा हुआ, सावन में शिव जी का कांवड़ यात्रा होता है, जन्माष्टमी में मटकी फोड़, है ना। पूरे साल भर विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजन। अभी हमारी एक संस्था बनी है जिसका कि मैं अध्यक्ष हूँ, स्वर्गीय केपी सिंह जो हमारे फुटबॉल के इस बैकुंठपुर के पीटीआई थे, और उस संस्था के माध्यम से हम लोगों ने इस साल फुटबॉल का आयोजन किया जो कि बहुत ही सफल था। अभी और खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों को हम सभी की जो टीम है, हम सभी के जो साथ के लोग हैं करते हैं। और उसी के चलते जिन्हें आप कार्यकर्ता बोल रहे हैं सभी भाई मेरा साथ देते हैं, क्योंकि हम लोग आपसी सहयोग से कभी सरकारी मदद नहीं लेते ना कभी लोगों से चंदा, हम लोग आपस में एक दूसरे से करके ही काम करते हैं। तभी पूरा शहर आज साथ में है जो उस समय मुझे इतना साथ दिया था। शैलेश जी, अगर आप जनता से कोई अपील करना चाहते हो तो? मैडम अपील तो मैं यही करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के जो मसीहा थे और जिस कोरिया जिले का जिन्होंने नींव रखी, स्थापना की, माननीय रामचंद्र सिंह जोधी जी, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस आपके माध्यम से। क्योंकि जो देवराहा समिति है, प्रेमाबाग का जो स्थान है, वो उनके आप बताए ही आदर्शों पे चल रहा, उनका बहुत बड़ा वहाँ पर सहयोग रहता था। और जब भी हफ्ता 10 दिन में मुझे वो फोन करते थे या मैं उनको फोन करता था, तो उनका एक ही काम रहता था कि क्षेत्र में पानी कैसा बरसा है, पेड़ पौधे कितने लगाए, और जो पेड़ पौधे लगे हैं उनकी आप लोग सेवा कैसे कर रहे हैं, उनको साल भर बचा के रखना है। तो कुमार साहब जी का जो सोच था, क्योंकि देखिए मैडम धीरे धीरे वनों का विनाश हो रहा, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा, और आने वाले समय में कुमार साहब जी बहुत पहले बोले थे, आज से 40-50 साल पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे बुजुर्गों से बोले थे कि देखना आने वाले समय में पानी बिकेगा। तो लोग हंसते थे, मजाक करते थे कि तो निश्चित रूप से आज उनका बोला हुआ सही हो रहा कि दूध और पानी का रेट करीब करीब ओवर हो गया। आज उनके द्वारा बनवाए हुए 2-2 बांध हैं। तो मेरा तो लोगों से यही अपील है कि पानी की बचत करें, पानी का संरक्षण करें, वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पौधे लगाकर, क्योंकि प्रतिवर्ष हम लोग सावन में पूरे शहर में पौधों का वितरण करते हैं। औषधि पौधे हों वो चाहे ऑक्सीजन वाले पौधे हमारे हुए, नीम। और मेरा शहर वासियों से यही निवेदन आग्रह है कि इस कोरिया जिले में बैकुंठपुर जो हमारा वनों के मामले में, पर्यावरण के मामले में शहर भी हमारा हरा भरा है, तो अपने शहर को बचा कर रखें। एक तो स्वच्छता से रहें, क्योंकि शासन का सहयोग करें, प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें, और अपने आप का भी। मुझे खुशी है क्या, देखिए हमारे अगल बगल हमेशा चर्चा में भी फिर पता चला डेंगू के मरीज मिले, तो पूर्व में भी वहाँ पर डेंगू के मरीज मिल चुके हैं और असमय हमारे भाइयों की मौत हो चुकी है। तो मेरा तो जिला प्रशासन से भी, नगर पालिका प्रशासन से भी अनुरोध है कि शहर में दवाई का छिड़काव कराएं, क्योंकि 3 साल से मैडम दवाई का छिड़काव कहीं नहीं हो रहा। और शहर वासियों से यही निवेदन कि अच्छे से साफ सफाई से रहें, अपने घरों के अगल बगल कचरा ना करें, और जिसके पास थोड़ी बहुत भी जमीन हो तो हम देवराहा समिति के माध्यम से उन्हें पौधे वितरित करते हैं, और प्रेमाबाग मंदिर परिसर से पौधे लेकर उन्हें लगाए एवं पर्यावरण बचाने में। और कुमार साहब का जो था कि कोरिया जिला सभी मामलों में अच्छा रहे, हरा भरा रहे, तो यही कोरिया जिले वालों से कि असली जो श्रद्धांजलि है माननीय कुमार साहब के प्रति यही रहेगी कि कोरिया जिला हरा भरा हो और सभी घरों में पेड़ लगे।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश शिवहरे जी। आप हमारे इस खास कार्यक्रम आमने सामने में आए और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक मैडम, मेरा भी सभी क्षेत्रवासियों से बस यही निवेदन आग्रह है कि आप कोरिया को बचाएं, पर्यावरण के मामले में अपने घरों में, अपने बाग बगीचा में पौधे लगाएं। आप सभी को नमस्कार। ग्रैंड न्यूज के इस खास कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे बीच थे शैलेश शिवहरे जी। हम फिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।